ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। दादी माँ अच्छी तरह से जान चुकी थी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को समझाना इतना आसान नहीं होने वाला था, और वो ये भी जानती थी कि इतने लंबे सफर से थकी हारी अनिका अब इन लोगों का सामना नहीं कर पाएगी। हालांकि दादी माँ ने अनिका की काबिलियत तो पहले ही देख ली थी, मगर इस बार अनिका का पासा काफी ढीला था, क्योंकि अनिका और रोहित की शादी नहीं हुई थी। और अगर लीगली देखा जाए तो अनिका रोहित की कुर्सी पर कोई लीगल क्लेम नहीं कर सकती थी। दादी माँ को ये मैटर अपनी सूझबूझ से सुलझाना होगा, ये बात दादी माँ जान चुकी थी। दादी माँ ने लीला से कहा, अनिका और बच्चों को पहले अपने कमरे में ले जाना, उनसे कहना कि वो आराम करें, मैं उनसे बाद में मिलने आऊंगी। तभी दादी माँ के आसपास जमा हुए लोगों ने दादी माँ से कहना शुरू कर दिया, दादी माँ प्लीज, आप ऐसा नहीं कर सकती, आपको आज ही फैसला करना होगा और आपको अनिका को प्रेसिडेंट की कुर्सी से हटाना होगा। तभी अचानक नन्ही सी रिया शोर मचाती हुई मारवा हाउस में दाखिल हुई। नन्ही सी रिया की आवाज से जैसे पूरा का पूरा मारवा हाउस फिर से जिंदा हो गया था। दादी माँ और लीला की आंखों में भी चमक लौट आई थी। रिया के ठीक पीछे पीछे उसके दोनों भाई एलेक्जेंडर और आर्यन भी दादी माँ की ओर चलकर आ रहे थे, और तीनों बच्चों के ठीक पीछे अनिका थी। अनिका को मारवा हाउस में देखते ही तमाम मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक के बाद एक अनिका को घेरने लगे। वो सब यही चाहते थे कि अनिका जल्द से जल्द प्रेसिडेंट की इस कुर्सी से अपना नाम वापस खींच ले। दादी माँ अच्छी तरह से जानती थी कि लंबे सफर के बाद थकी हारी अनिका इन सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सवालों का जवाब नहीं दे पाएगी। मगर इससे पहले कि दादी माँ अनिका के बचाव में कुछ कहती, अनिका ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ओर देखते हुए कहा, चलिए, अगर आप नहीं चाहते कि मैं इस प्रेसिडेंट की कुर्सी पर बैठी रहूं, तो मैं अपना नाम वापस खींचती हूं। अनिका की बात सुनते ही तमाम लोगों ने एक राहत की सांस ली। तभी अनिका ने कहा, तो मेरा ये फैसला है कि हमें ये चेयर उसी को वापस देनी चाहिए जो इसका असली हकदार है। अनिका की बात तमाम लोग ठीक तरह से समझ नहीं पा रहे थे। कुछ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ये भी समझ लिया था अनिका शायद ये कह रही थी कि 6 साल के आर्यन को रोहित की जगह पर कंपनी के प्रेसिडेंटशिप की पोजीशन पर बिठा देना चाहिए। मगर वहां मौजूद तमाम लोग आज ये सोचकर घर से निकले थे कि वो अनिका की या दादी माँ की किसी भी बेतुकी बातों को एंटरटेन नहीं करेंगे। तभी अचानक किसी के जूतों की आवाज मारवा हाउस के हॉल में मौजूद सभी लोगों के कानों पर पड़ी, और सभी की नजर अनिका के पीछे चले आ रहे एक सूट पहने लंबे स्टाइलिस्ट और हैंडसम लड़के पर पड़ी। दादी माँ को दूर की चीजें काफी धुंधली दिखाई दे रही थी, मगर जैसे जैसे वो लड़का दादी माँ की नजरों के सामने आने लगा, दादी माँ के चेहरे का रंग धीरे धीरे बदलने लगा। दादी माँ अपनी आंखों से जो देख रही थी वो देखकर उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। जिस रोहित को दादी माँ ने अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा प्यार किया था, जिस रोहित को दादी माँ हमेशा हमेशा के लिए खो चुकी थी, वही रोहित फिर से दादी माँ की आंखों के सामने लौट आया था। रोहित को देखते ही जैसे दादी माँ के शरीर में अचानक बिजली सी दौड़ने लगी थी। जो दादी माँ काफी मायूस और बेजान नजर आ रही थी, वही दादी माँ अब अपने शरीर की पूरी ताकत लगाकर अपनी व्हील चेयर से खड़ी हो गई। जब दादी माँ को ये यकीन हो गया कि उनकी आंखों के सामने जो लड़का चलकर उनके पास आ रहा था वो रोहित ही था, तब दादी माँ ने अपनी दोनों बाहें फैला दी। रोहित ने सबसे पहले दादी माँ के पास आकर दादी माँ के पांव छुए। रोहित के हाथों का स्पर्श दादी माँ के पैरों पर पड़ते ही दादी माँ को यकीन हो गया था कि वो कोई सपना नहीं देख रही थी। रोहित की मौत की खबर के बाद दादी माँ ने हर रोज सिर्फ एक ही सपना देखा था कि काश उन्होंने जो बुरी खबर सुनी थी वो झूठी निकले। मगर आज दादी माँ को लग रहा था जैसे वो कोई सपना देख रही थी। मगर रोहित का स्पर्श होते ही दादी माँ को यकीन हो गया था कि वो जो देख रही थी वो हकीकत था। दादी माँ के मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहे थे, बस दादी माँ कुछ देर तक अपने हाथों से रोहित के चेहरे को महसूस करती रही। रोहित भी दादी माँ को रोकना नहीं चाहता था। रोहित अच्छी तरह से जानता था कि दादी माँ उसे कितना प्यार करती थी। वो बस दादी माँ के सामने देखकर मुस्कुराता रहा। दादी माँ को पता नहीं चल रहा था कि वो क्या कहे।
दादी माँ ने कुछ देर तक रोहित को देखने के बाद अचानक ही कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन इस बार भी दादी माँ के मुंह से शब्द नहीं निकले, मगर दादी माँ की आंखों से लगातार आंसू बहने लगे। दादी माँ फूट फूट कर रोने लगी और रोहित को गले लगा लिया। दादी माँ सिसकियां लेते हुए कहने लगी, मैं जानती थी मेरे बेटे कि तू एक दिन जरूर लौट आएगा, तू जिंदा है। ये बात तो मैंने अनिका की आंखों में पहले ही पढ़ लिया था, मगर बूढ़ी हो गई हूँ ना, इसीलिए लोगों की बात पर मैंने विश्वास कर लिया। मुझे माफ कर देना। दादी माँ के इमोशंस को देखकर रोहित भी काफी इमोशनल हो गया था। रोहित की भी आंखें भर आई थी। रोती हुई दादी माँ ने अनिका की ओर देखकर कहा, मैं खामोखा लोगों की बातों में आकर तुम पर शक करती रही कि रोहित की मौत की खबर सुनने के बावजूद तुमने कभी एक कतरा आंसू क्यों नहीं बहाया है, मगर आज मुझे पता चला कि तुम आंसू बस इसलिए नहीं बहा रही थी क्योंकि तुम जानती थी कि रोहित तो जिंदा था, हम सब का रोहित जिंदा था। दादी माँ ने रोहित की ओर देखकर कहा, मैं तो तुम्हें ये आशीर्वाद भी नहीं दे सकती कि मेरी उम्र तुम्हें लग जाए। आखिर इस बुढ़िया के पास तुम्हें देने के लिए अब उम्र बची ही कितनी है। दादी माँ ने लीला से काजल मंगवाकर रोहित को एक काला टीका लगाया। हॉल में मौजूद मारवा इंडस्ट्रीज के सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये सब देखकर हैरान हो गए थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि सचमुच उनके सामने उनका रियल प्रेसिडेंट रोहित मारवा खड़ा था, जिस प्रेसिडेंट की मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज ने हमेशा के लिए खो दिया था। वो प्रेसिडेंट दोबारा लौट आया था। ये बात जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अपने अपने मोबाइल फोन के जरिए मार्केट में फैलानी शुरू की तो देखते ही देखते कुछ ही पलों में मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के शेयर के दाम बाजार में फिर से उछलने लगे। धीरे धीरे पूरे कमरे में तालियों की गूंज सुनाई देने लगी। सब लोग रोहित के वेलकम बैक के नारे लगाने लगे। चाहे मारवा परिवार के बुजुर्ग हो या कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सबके मुंह पे बस रोहित के गुणगान थे और चेहरे पर मुस्कान। वो सब जान चुके थे कि पिछले दिनों में मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज ने जितना भी नाम खोया था वो सब लौटकर वापस आ जाएगा और मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का झंडा फिर से उसी ऊंचाई पर लहराने लगेगा जिस ऊंचाई पर रोहित उसे छोड़ गया था। रोहित की सूझबूझ और टैलेंट पर किसी को कोई शक नहीं था। सभी लोग अच्छी तरह से जानते थे कि आने वाले 2-4 दिनों में रोहित जब अपनी जिम्मेदारियां संभाल लेगा तो मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज फिर से उसी मुकाम पर पहुंच जाएगी जहां कुछ दिनों पहले तक थी। लोगों की जोरदार अभिवादन और तालियों के बीच रोहित ने अपने दोनों हाथ हवा में लहराते हुए लोगों से कहा, आज से मैं अपनी पुरानी पोजीशन पर लौट आया हूँ। आप सबको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपनी जिम्मेदारियां अच्छी तरह से समझता हूँ और आप सबको यकीन दिलाता हूँ कि मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज बिल्कुल पहले की तरह एक परिवार बनकर फिर से काम करेगा। रोहित की आवाज सुनते ही हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई देने लगी। तभी एक सीनियर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए रोहित से पूछा, मगर रोहित, ये सब तुमने क्यों किया? ये तुम्हारी मौत की खबर, ये सब आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? तभी रोहित ने लोगों की तालियों का शोर कम होते ही अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा, देखिए, ये एक लंबी कहानी है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बिजनेस से भी ज्यादा मायने रखती हैं हमारी जिंदगी में। बस यूँ समझ लीजिए कि एक बिजनेसमैन की जिम्मेदारियां निभाते निभाते परिवार के प्रति मेरी जिम्मेदारियां कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी। इसलिए छुट्टी लेकर उन जिम्मेदारियों को पूरा करना मेरे लिए बहुत जरूरी हो गया था। रोहित की इस बात को लोग अच्छी तरह से समझ पा रहे थे और इसीलिए किसी ने रोहित को ज्यादा फोर्स करके सच्चाई सबके सामने कहने की जिद भी नहीं की। तभी एक और सीनियर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने रोहित से कहा, तो अब आगे का क्या प्लान है रोहित? रोहित ने भी एक प्रेसिडेंट की तरह स्पीच देते हुए कहा, आगे की प्लानिंग वही है जो हम पहले किया करते थे। हमारी कंपनी को फिर से नंबर 1 पोजीशन पर वापस लाना है और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह पहले भी आप लोगों ने मेरा साथ दिया था, मेरे हर कदम पर मेरे साथ खड़े थे, ठीक वैसे ही आने वाले दिनों में भी आप लोग उसी तरह मेरा साथ देंगे। रोहित की ये बात पूरी होते ही सभी लोगों ने हाँ में अपना सर हिलाया और तालियों से रोहित की इस बात का स्वागत किया। तभी रोहित ने फिर से हाथ हवा में लहराते हुए कहा, मगर सबसे पहले आप लोगों को मेरे लिए एक काम करना होगा। रोहित की ये बात सुनकर सब लोग हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। प्रेसिडेंट अपनी पोजीशन पर वापस आ गया था, उसे सिर्फ ऑर्डर करना था।
आखिर रोहित ऐसा क्या कहना चाहता था, ये बात किसी की समझ में नहीं आ रही थी। तभी रोहित ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, आप लोगों ने अभी अभी कहा ना कि लीगल तौर पर अनिका को कंपनी की प्रेसिडेंट मानने में आपको काफी मुश्किलें आ रही थी, क्योंकि अनिका ने मुझसे शादी नहीं की थी। रोहित ने जैसे ही ये बात कही, अनिका के कई दुश्मनों ने अपना सिर झुका लिया। वो जानते थे कि अनिका के खिलाफ बोलने पर अब उन लोगों को जरूर रोहित सजा देगा। जिस तरह से पंकज और आयुष को हमेशा के लिए मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री से निकालकर बाहर कर दिया गया था, उसी तरह शायद रोहित उन लोगों पर भी अपना गुस्सा उतारेगा जो रोहित की गैर मौजूदगी में अनिका के खिलाफ खड़े थे। मगर तभी रोहित के चेहरे पर मुस्कान आ गई। रोहित ने सबकी ओर देखते हुए कहा, अरे आप लोग घबराइए मत, बस मैं तो इतना चाहता हूँ कि आप लोग मेरी और अनिका की शादी में मेरी मदद करें। रोहित की ये अनाउंसमेंट सुनकर हॉल में सन्नाटा छा गया। सब लोग एक दूसरे को देखने लगे। फिर धीरे धीरे सन्नाटा तालियों के शोर में बदल गया। रोहित ने अनाउंसमेंट जारी रखते हुए कहा, 20 दिनों के अंदर ये शादी होनी चाहिए, और ये शादी इस शहर की ही नहीं बल्कि इस पूरे देश को याद रहनी चाहिए। बस आप लोगों को इतना याद रखना है कि ये शादी नहीं बल्कि एक महोत्सव होना चाहिए, जिसे लोग अपने आने वाले पूरी जिंदगी के लिए याद रखेंगे। रोहित की अनाउंसमेंट सुनकर दादी माँ और दादी माँ के बगल में खड़ी लीला के चेहरे पर भी बड़ी सी मुस्कान आ गई। देखते ही देखते कमरे में मौजूद सारे लोगों के मोबाइल फोन के जरिए पूरे शहर भर में ये बात आग की तरह फैल गई कि रोहित मारवा और अनिका की शादी आने वाले 20 दिनों में यानी कि महीने के 26 तारीख को होने वाली थी। अचानक जो पिछले कई दिनों से मारवा हाउस में मातम छाया हुआ था, उस मारवा हाउस में खुशियां लौट आई थी, और ऐसा लग रहा था कि जो खुशियां गई थी वो दुगुनी होकर वापस लौटी थी। बच्चे भी इस अनाउंसमेंट से काफी खुश नजर आ रहे थे। एक के बाद एक सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रोहित और अनिका को कंग्रेचुलेट करने के बाद एक एक करके मारवा हाउस से निकलने लगे। जब सारे मेहमान चले गए तब दादी माँ ने रोहित और अनिका की ओर देखकर कहा, 26 तारीख का मैं इंतजार नहीं कर सकती। दादी माँ ने रोहित से कहा, मैं अब 26 तारीख का इंतजार नहीं कर सकती। बस अब तो यही मन करता है कि कल मेरी आंखें खुले और 26 तारीख हो। अगले दिन सुबह दिल्ली के होटल पैराडाइज इंटरनेशनल में हर तरफ भगदड़ नजर आ रही थी। रिसेप्शन पर मैनेजर टेलीफोन पर लोगों को समझाते हुए कह रहा था, देखिए 26 तारीख के पहले एक वीक और उसके बाद की एक वीक की सारी बुकिंग्स हमें कैंसिल करनी पड़ेगी। हाँ, आप अपने सारे क्लाइंट से कह दीजिए कि मुआवजे के तौर पर उनकी बुकिंग की 10 गुना कीमत उन्हें लौटाई जाएगी। हाँ, मैं ये सच कह रहा हूँ, 10 गुना कीमत हम लौटाने के लिए तैयार हैं। मगर 26 तारीख को हमारे मालिक रोहित मारवा की शादी है, जिसकी वजह से न सिर्फ ये होटल बल्कि आसपास की कई सारी 7 स्टार होटल्स हमें 10-10 गुना कीमत देकर बुक करवा ली है। मेरा तो यही कहना है कि आप अपने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस दिल्ली शहर से कहीं और दूर शिफ्ट कर दीजिए, क्योंकि उन 2 वीक्स में दिल्ली के किसी भी आलीशान होटल में आपको बुकिंग नहीं मिलेगी। वहीं पैराडाइज इंटरनेशनल होटल के किचन में चीफ शेफ अपने बाकी सारे शेफ को ऑर्डर करते हुए कह रहे थे, देखो 26 तारीख को सुबह ही सारी सामग्री आ जानी चाहिए। हर एक इंग्रेडिएंट को चेक करके ही हमें अंदर लेना है। यहाँ पर जो डिग्नेटरीज और जो मेहमान आने वाले हैं वो सब देश और दुनिया के सबसे बड़े और फेमस लोग होंगे। किसी एक मेहमान की कंप्लेन भी मारवा खानदान के लिए बेइज्जती के जैसी होगी। उन सबकी इज्जत हम लोगों के हाथों में है। हम जितना अच्छा और स्वादिष्ट खाना बनाएंगे, जितनी बेहतरीन क्वालिटी का खाना सर्व करेंगे, उतनी ही तारीफें होगी। आप सबको अच्छी तरह से जानते हैं कि भारतीय शादियों में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर कुछ होता है तो वो होता है वहाँ का खाना। तो अब आने वाले कुछ दिनों तक अपना पूरा का पूरा ध्यान शादी में बनाने वाली रेसिपीज पर दिया जाएगा। कॉन्टिनेंटल, इंडियन, मुगलाई, लेबनीज, इस दुनिया का ऐसा कोई क्विजीन नहीं होगा जो 26 तारीख को हमारी होटल में नहीं बनेगा। हमें खास तौर पर इंस्ट्रक्शन मिली है कि ये शादी इस देश के लोगों को याद रहनी चाहिए। वहाँ इन सारी चहल पहल में अनिका के बेडरूम में जब अनिका आराम कर रही थी तब अचानक ही आयशा मारवा अनिका की बेडरूम में आई। आयशा मारवा को देखकर अनिका अपनी जगह से खड़ी हो गई।
इससे पहले कि अनिका आयशा मारवा से कुछ कह पाती, आयशा मारवा ने अनिका से पूछा, क्या ये बात सच है कि अलेक्जेंडर के पास अब जीने के लिए सिर्फ 1 महीना बचा है? अनिका किसी तरह आयशा मारवा के सवाल को टालना चाहती थी, मगर वो आयशा मारवा के चेहरे को देखकर समझ गई थी कि आयशा मारवा जवाब लिए बिना जाने वाली नहीं थी। अनिका गहरी सोच में डूब गई कि वो किस तरह से आयशा मारवा को ये बताए कि कुछ दिनों बाद अलेक्जेंडर के साथ क्या होने वाला था। वहाँ जब रोहित और अनिका की शादी के बारे में गुलेरिया हाउस में पता चला, तब वहाँ भी खुशी का माहौल छा गया था। गुलेरिया हाउस में तैयारियां जोर शोर से की जा रही थी। करण गुलेरिया अपने कमरे में लैपटॉप पर कुछ टाइप कर रहे थे और वहीं करण गुलेरिया के पीछे आकाश और श्रेया भी खड़े थे। आकाश और श्रेया के चेहरे पर काफी एक्साइटमेंट नजर आ रही थी। श्रेया को यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी बेस्ट फ्रेंड ने फाइनली वो डिसीजन ले लिया था जो उसे कुछ वक्त पहले ही ले लेना चाहिए था। मगर श्रेया भी मन ही मन सोच रही थी कि चलो अनिका को देर आई मगर दुरुस्त आई। श्रेया और आकाश भी अनिका की शादी में किसी तरह की कसर नहीं छोड़ना चाहते थे। लैपटॉप पर कुछ टाइप कर रहे करण गुलेरिया के पास जाकर आकाश ने कहा, डैड, मुझे लगता है ये बहुत कम होगा। आखिर आपने जो कुछ भी कमाया है वो उसी का तो है। मैंने और श्रेया ने भी सोच लिया है कि मैं कंपनी में मेरे हिस्से के शेयर्स के 10% शेयर भी उसके नाम करने वाला हूँ। तभी करण गुलेरिया ने हताश होते हुए आकाश से कहा, अरे हम तो अपना सब कुछ उसे देने के लिए तैयार हैं, मगर वो लेने के लिए तैयार भी तो होनी चाहिए। हर बात में मना कर देती है। कभी मैं कहता हूँ कि मैं तुम्हारे नाम पर ये कंपनी कर देता हूँ तो मना कर देती है। कभी कहता हूँ कि मेरे हिस्से के सारे शेयर तुम्हें दे देता हूँ तो भी मना कर देती है। अरे मुझसे कहती है कि जितना ज़्यादा होगा उसके पास वो उतनी ही कंफ्यूज रहेगी। समझ नहीं आ रहा है कि इस लड़की को शादी में ऐसा क्या दूं जिसे देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाए। आकाश भी ये बात नहीं जानता था कि आखिर अनिका को क्या पसंद आएगा। अनिका को न तो रुपये पैसों का लालच था और न ही उसको किसी भी चीज का शौक था। न ही वो अन्य आम लड़कियों की तरह शॉपिंग किया करती थी, न ही महंगे जेवरातों का उसे शौक था। आकाश कुछ देर के लिए अपनी उंगलियों से अपना सर खुजलाता रहा, मगर उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो इतनी शानदार शादी में अपनी बहन को क्या गिफ्ट दे जिसे देखकर वो खुश हो जाए। तभी अचानक करण गुलेरिया और आकाश दोनों को एक ख्याल आया कि श्रेया अनिका की बेस्ट फ्रेंड थी। वो अनिका की पसंद और नापसंद के बारे में आकाश और करण से ज्यादा जानती होगी। आकाश ने श्रेया से पूछा, अरे तुम क्या ये मुझे बता सकती हो कि ऐसी कौन सी चीज है जो अनिका को बहुत पसंद है और जिसे देखकर वो खुश हो जाए। मैं और पापा अनिका के नाम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। बस हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम उसे क्या दें जिसे देखकर उसे हमारे प्यार का एहसास हो। कुछ देर बाद मन ही मन कुछ सोचने के बाद श्रेया ने करण गुलेरिया की ओर देखकर कहा, पापा, जहाँ तक मैं अनिका को जानती हूँ उसे सिर्फ एक ही चीज पसंद है। उसके अलावा उसे दुनिया में और कोई चीज की मोह माया नहीं है। आकाश और करण गुलेरिया दोनों जानना चाहते थे कि ऐसी कौन सी चीज थी जो अनिका को बेहद पसंद थी। करण गुलेरिया के चेहरे पर एक्साइटमेंट नजर आने लगा था। गहरी सांस लेते हुए करण गुलेरिया ने श्रेया की ओर देखकर कहा, हाँ तो मुझे बताओ ऐसी कौन सी चीज है जो उसे दुनिया में सबसे ज्यादा पसंद है। वो चाहे कितनी भी महंगी हो, कहीं भी मिलती हो, दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद हो, मैं खुद जाकर शादी से पहले अनिका के लिए वो लेकर आऊंगा। करण और आकाश के चेहरे पर एक्साइटमेंट देखकर श्रेया को समझ नहीं आ रहा था कि वो अपना जवाब कैसे दे। श्रेया ने कुछ देर मन ही मन कुछ सोचने के बाद करण गुलेरिया की ओर देखकर कहा, देखिए, अनिका को जो चीज सबसे ज्यादा पसंद है वो है उसकी नींद। अनिका को अगर नींद मिल जाए तो वो अपने आप को दुनिया की सबसे लकी लड़की समझती है। तो मेरे ख्याल से उसके लिए सबसे जरूरी चीज अगर उसकी लाइफ में कुछ है तो वो है एक आरामदायक बेड। श्रेया की बात सुनकर करण गुलेरिया और आकाश दोनों हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। करण गुलेरिया को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। यहाँ करण गुलेरिया अनिका के लिए अपना सब कुछ लुटाने के लिए तैयार थे, मगर श्रेया ने करण गुलेरिया को एक ऐसी बात बताई थी जो इस वक्त करण गुलेरिया को किसी जोक से कम नहीं लग रहा था। करण गुलेरिया और आकाश दोनों ही फिर से अपना सर खुजलाने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इतनी बड़ी शादी में वो अनिका के लिए क्या गिफ्ट चुने।
वहाँ मारवा हाउस में अपने बेडरूम में खड़ी अनिका को समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने सामने खड़ी आयशा मारवा को क्या जवाब दे, क्योंकि सच्चाई इतनी कड़वी थी कि उसे बताना इतना आसान नहीं था। और आयशा सच्चाई सुने बिना जाने वाली भी नहीं थी। जब आयशा ने देखा कि अनिका खामोश खड़ी कोई जवाब नहीं दे रही थी, तब अचानक ही आयशा ने अनिका का हाथ पकड़ लिया और अपने बेडरूम से उसे बाहर ले आई। अनिका ये देखकर चौंक गई कि हॉल में दादी माँ और रोहित के साथ तीनों बच्चे भी मौजूद थे। दादी माँ काफी हैरान थी, वो अनिका की ओर देख रही थी। अनिका को दादी माँ को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उनकी आंखों में भी वही सवाल था जो अभी अभी आयशा ने अनिका को पूछा था। दादी माँ ने अपनी इलेक्ट्रिक व्हील चेयर अनिका की ओर आगे बढ़ाई और अनिका से कुछ ही कदमों की दूरी पर व्हील चेयर को रोकने के बाद दादी माँ ने अनिका से पूछा, क्या हम लोग जो सुन रहे हैं वो सही है? दादी माँ के सवाल पर अनिका बस अपना सर झुकाकर खड़ी रही। तब दादी माँ ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए अनिका से पूछा, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, तुम एक डॉक्टर हो। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुमने कई लोगों की जान बचाई है, तो क्या तुम अपने बेटे की जान नहीं बचा सकती? किस काम की है तुम्हारी पढ़ाई और किस काम की है तुम्हारी डॉक्टरी जो अपने ही बेटे के काम ना आए? दादी माँ ने अनिका पर जो इल्जाम लगाए थे, अनिका खुद को भी उसी बात के लिए कोस रही थी। अनिका जानती थी कि वो अपने इलाज से कई लोगों की जान बचा चुकी थी, मगर जब बात अलेक्जेंडर पर आई तब अनिका की सारी पढ़ाई और सारी डॉक्टरी एक तरफ रह गई थी। अनिका चाहकर भी अपने बेटे को नहीं बचा पा रही थी। अनिका और रोहित दोनों ही खामोश खड़े थे। अनिका की खामोशी ने सबको वो जवाब दे दिया था जो कोई सुनना नहीं चाहता था। जब से अलेक्जेंडर मारवा हाउस में आया था तब से लेकर अब तक दादी माँ ने अलेक्जेंडर को कुछ खास पसंद नहीं किया था। अलेक्जेंडर काफी रूडली बात करता था। दादी माँ की नज़रों में अलेक्जेंडर बड़ों को रिस्पेक्ट भी नहीं देता था। अलेक्जेंडर और आर्यन में दादी माँ ने हमेशा ही आर्यन को मारवा खानदान का वारिस समझा था, मगर आज अलेक्जेंडर के बारे में ऐसी खबर सुनने के बाद दादी माँ अपने आप को कोसने लगी। अगर दादी माँ को पहले से पता होता कि अलेक्जेंडर के साथ कुछ ऐसा होने वाला था तो दादी माँ ने अलेक्जेंडर को वो सारा प्यार दे दिया होता जो एक दादी होने के नाते उन्हें देना चाहिए था। अब तो दादी माँ को अपने ही बिहेवियर से ज़्यादा चिढ़ होने लगी थी। वहाँ आयशा को जब पता लगा कि अलेक्जेंडर के पास अब जीने के लिए ज़्यादा वक्त नहीं बचा था तो आयशा पूरी तरह से टूट चुकी थी। आयशा को जब किडनैप कर लिया गया तब आयशा ने अपने परिवार भी वापस मिलने की सारी उम्मीदें छोड़ दी थी। बस वो दिन रात एक ही प्रार्थना करती थी कि मरने से पहले वो एक बार अपने परिवार से मिले। मगर आयशा ने कभी ये नहीं सोचा था कि परिवार से मिलने के बावजूद आयशा को एक दिन ऐसी किसी परिस्थिति का सामना करना होगा। आयशा ने सिर्फ अपने पोते पोतियों के लिए अपनी सांसें बचाकर रखी थी, मगर आयशा ने ये सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस पोते के लिए उसने अपनी सांसें बचाकर रखी थी उस पोते के पास ही जीने के लिए सांसें कम पड़ रही थी। बूढ़ी दादी माँ का चेहरा पूरी तरह से सूख चुका था। लाल लाल आंखें लिए बूढ़ी दादी माँ ने अनिका की ओर देखकर पूछा, कितने दिन बचे हैं अलेक्जेंडर के पास? अनिका के पास इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो दादी माँ के इस सवाल का भी जवाब दे पाती। तभी एक नन्ही सी प्यारी सी आवाज दादी माँ के कानों पर पड़ी। दादी माँ ने जब मुड़कर देखा तो अलेक्जेंडर उनकी व्हील चेयर के ठीक बगल में खड़ा उन्हें देख रहा था और कह रहा था, अभी तो 30 दिन बचे हैं मेरे पास। आप लोग इस तरह से मायूस हो रहे हैं जैसे कल ही मैं मरने वाला हूँ। डरिए मत, अभी तो मैं बिल्कुल फिट हूँ। देखो मैं एकदम हेल्दी हूँ। और अब प्लीज आप लोग मम्मा को ताने मत मारना। मेडिकल साइंस के बारे में आप लोग ज्यादा जानते नहीं, मगर मैं जानता हूँ। मेडिकल साइंस में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो डॉक्टरों के कंट्रोल में नहीं होती। चाहे कितनी भी स्टडी की जाए और इंसान के शरीर को समझने की कोशिश की जाए, मगर इंसान के शरीर में अभी भी कुछ ऐसे राज छिपे हैं जिन्हें बड़े से बड़ा डॉक्टर भी नहीं जान पाया। और आप सब लोग प्लीज ये मत सोचिए कि मेरे पास जीने के लिए 30 दिन ही बाकी हैं। आप लोग ये सोचिए कि इस 30 दिनों में हमें क्या क्या करना है। नन्हे से अलेक्जेंडर की ऐसी मैच्योर बातें सुनकर सभी की आंखें भर आई थी। दादी माँ ने अलेक्जेंडर को दोनों कंधों से पकड़ लिया और अपने पास खींचकर अलेक्जेंडर को गले लगा लिया। कुछ देर बाद अलेक्जेंडर ने दादी माँ की आंखों में आंखें डालकर कहा, देखिए
अब मेरी मौत होने वाली है। ये खबर सुनने के बाद आपने मेरे लिए अपना पूरा बिहेवियर ही चेंज कर दिया। आप तो पहले मुझे हाथ भी लगाने के लिए तैयार नहीं थी, मगर आज आपने मुझे गले लगा लिया। तो देखिए, मेरी बीमारी का कोई तो पॉजिटिव रिजल्ट निकला। मारवा हाउस में ये बात आग की तरह फैल गई थी कि अलेक्जेंडर के पास अब जीने के लिए सिर्फ 30 दिन बचे थे, और ये अलेक्जेंडर की ही आखिरी इच्छा थी कि वो अपने मम्मी पापा की शादी होते हुए देखे। और इसीलिए मारवा परिवार और गुलेरिया परिवार दोनों मिलकर इस शादी को इतनी धूमधाम से करना चाहते थे कि इस शादी को लोग इतिहास में याद रखें। दरअसल रोहित और अनिका की शादी तो सिर्फ अलेक्जेंडर को एक शानदार सेंड ऑफ देने का एक सेलिब्रेशन था। दादी माँ की व्हील चेयर से कुछ ही दूरी पर खड़ी अनिका के पास आर्यन ने आकर कहा, मम्मा, क्या सचमुच अलेक्जेंडर का इलाज नहीं किया जा सकता? अनिका ने जवाब में सिर्फ आर्यन के कंधे पर अपना एक हाथ रख दिया। आर्यन अनिका की खामोशी अच्छी तरह से समझ चुका था। तभी आर्यन ने अनिका से कहा, अच्छा मम्मा, मुझे बताइए कि अलेक्जेंडर को क्या तकलीफ हो रही है? I mean, अगर उसकी किडनी खराब हुई है तो आप मेरी एक किडनी उसे दे सकती हैं। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि उसके शरीर के किस अंग में प्रॉब्लम है? मैं अपना वो अंग उसे देने के लिए तैयार हूँ। अनिका समझ नहीं पा रही थी कि वो नन्हे से आर्यन की इस बात का क्या जवाब दे। तभी अचानक आर्यन के कंधे पर अलेक्जेंडर ने हाथ रखकर कहा, अरे तुम सचमुच बुद्धू हो। मैं तो समझता था कि तुम काफी होशियार हो पढ़ाई लिखाई में, मगर इतना भी नहीं समझते। इंसान के शरीर के किसी भी हिस्से को ट्रांसप्लांट नहीं किया जा सकता। बस कुछ ही हिस्से ऐसे होते हैं जिसे ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। और फिर मेरे तो दिमाग में गड़बड़ है। क्या तुम मुझे अपना दिमाग देने के लिए तैयार हो? आर्यन ने भी अलेक्जेंडर के कंधे पर हाथ रखकर कहा, हाँ, मैं तुम्हारी जान बचाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। अगर मेरा थोड़ा सा दिमाग तुम्हें मिल जाता है तो मैं अपने आधे दिमाग से भी काम चला लूंगा। आर्यन की इस बात पर जोर से हंसते हुए अलेक्जेंडर ने कहा, अरे यार, तुम मैथ में इतने अच्छे हो मगर साइंस में बहुत कमजोर हो। चलो मुझे एक बात बताओ, अगर तुमने मुझे अपना दिमाग दे दिया तो मेरा दिमाग मुझे क्या समझेगा? आर्यन या अलेक्जेंडर? कुछ देर सोचने के बाद आर्यन ने जवाब देते हुए कहा, अगर मैंने तुम्हें अपना दिमाग दे दिया तो तुम अपने आप को आर्यन समझोगे। अलेक्जेंडर ने चुटकी बजाते हुए कहा, एग्जैक्टली। और एक आर्यन होते हुए दो आर्यन की जरूरत क्या है? आर्यन भी अब अच्छी तरह से समझ गया था कि अलेक्जेंडर क्या कहना चाहता था। आर्यन अपने भाई को बचाना चाहता था, मगर वो ये नहीं जानता था कि वो किस तरह से उसे बचाए। अलेक्जेंडर की मासूमियत और उसकी मैच्योरिटी देखकर मारवा हाउस के हॉल में खड़े सभी लोग दंग रह गए थे। एक छोटा सा 6 साल का बच्चा अलेक्जेंडर अगर इस तरह से सोच सकता था, तो अगर बड़े बड़े लोगों में इस तरह की मैच्योरिटी आ गई तो लोगों की जिंदगी के मायने ही बदल जाएंगे। सबकी नजरें अलेक्जेंडर पर टिकी हुई थी। तभी अचानक रिया चक्कर खाकर जमीन पर गिर पड़ी। बेहोश होकर गिर पड़ी रिया को संभालते हुए अनिका ने रिया को अपनी गोद में उठा लिया। कुछ देर बाद रिया के मुंह पर पानी मारने के बाद रिया को जब होश आया, तब रिया ने अपनी मम्मा की आंखों में आंखें डालकर पूछा, क्या सचमुच अलेक्जेंडर हमेशा के लिए हमें छोड़कर चला जाएगा? अगर ऐसा हुआ तो मैं अलेक्जेंडर को कभी भूल नहीं पाऊंगी। अचानक ही अनिका को सालों बाद जुड़ा हुआ अपना परिवार फिर से बिखरता हुआ नजर आने लगा था। अनिका के पास किसी की बात का कोई जवाब नहीं था। अनिका ने धीमी आवाज में रिया से कहा, देखो, ऐसा नहीं है कि हमेशा आगे चलकर कुछ बुरा ही होगा। हो सकता है कि ऊपर वाला कोई चमत्कार दिखाए, मगर इस वक्त हमें ये ध्यान रखना है कि आने वाले 30 दिनों में हमें अलेक्जेंडर को ज्यादा से ज्यादा खुशियां देनी है। अगर हम दुखी रहेंगे तो हम उसे खुशी नहीं दे पाएंगे। तुम्हें अलेक्जेंडर के साथ बिल्कुल उसी तरह से पेश आना है जैसे तुम अब तक पेश आ रही थी। अलेक्जेंडर तुम्हारा भाई है, तुम्हारी खुशी में ही उसकी खुशी है। जानते हो अलेक्जेंडर ने मम्मा पापा को शादी के लिए जिद क्यों की है? क्योंकि वो जानता है कि तुमने और आर्यन ने मम्मा और पापा को एक करने के लिए कितनी मेहनत की थी, और तुम दोनों की खुशी के लिए ही अलेक्जेंडर ने हमारे शादी की डिमांड रखी थी। अनिका की बात सुनकर रिया के चेहरे पे मुस्कान आ गई। रिया ने अनिका को वादा करते हुए कहा, मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ मम्मा, मैं कभी रोऊंगी नहीं।
जब तक अलेक्जेंडर हमारे साथ रहेगा मैं हमेशा खुश रहूंगी। अगले दिन सुबह गुलेरिया परिवार और मारवा परिवार दोनों ही शादी की तैयारियों में लग गए थे। दोनों खानदानों ने मिलकर ये तय किया था कि वो इस शादी को सभी लोगों के लिए यादगार बना देंगे। और जब से अलेक्जेंडर की बीमारी के बारे में सब लोगों को पता चला था, तब से उनका उत्साह दोगुना हो गया था। हालांकि अलेक्जेंडर के जाने का गम सबको सता रहा था, मगर सब लोगों ने ये तय कर लिया था कि जब तक अलेक्जेंडर उनके साथ रहेगा, वो लोग अलेक्जेंडर को इतनी खुशी देंगे कि अलेक्जेंडर इस दुनिया में अपने सीने में सिर्फ अच्छी यादें लेकर जाएगा। जब सब लोग शादी की तैयारियों में जुट गए थे, तभी अचानक आकाश और श्रेया दौड़कर करण गुलेरिया के पास आए और तेज सांसें लेते हुए कहने लगे, पापा, पता नहीं सुबह से रोहित और अनिका कहाँ गायब हो गए। दोनों अपना फोन नहीं उठा रहे हैं। हमने दोनों को कई बार कॉल लगाने की कोशिश की, मगर दोनों हम लोगों का कॉल रिसीव नहीं कर रहे हैं। वहाँ मारवा हाउस में भी किसी को पता नहीं है कि ये दोनों कहाँ गायब हो गए हैं। आकाश और श्रेया की बात सुनकर करण काफी टेंशन में आ गए। करण ने अपना फोन उठाकर अपने आदमियों को अलर्ट करने के लिए कॉल लगाया ही था कि तभी आकाश ने करण को रोकते हुए कहा, 1 मिनट डैडी, लगता है मुझे रोहित का मैसेज आया है। जब आकाश ने अपने मोबाइल स्क्रीन पर टैप किया, तब रोहित का मैसेज पढ़ने के बाद आकाश ने हैरान होकर करण की ओर देखा और फिर श्रेया की ओर देखकर कहा, अजीब पागल है ये दोनों। अभी 20 दिन बाद इन दोनों की शादी है और रोहित का मुझे अभी मैसेज आया जिसमें लिखा हुआ है कि वो दोनों लोग बच्चे के साथ हनीमून पर गए हैं। आकाश की बात सुनने के बाद करण ने अपने दोनों हाथ फोल्ड करके अपनी नजरें झुका ली। श्रेया को इस बात की हैरानी हो रही थी कि रोहित और अनिका इस दुनिया के पहले ऐसे कपल होंगे जो शादी के पहले हनीमून पर गए थे, वो भी अपने बच्चों के साथ। मगर कुछ ही देर में करण के चेहरे पर काफी सीरियसनेस नजर आने लगी। करण ने आकाश और श्रेया को समझाते हुए कहा, मैं अच्छी तरह से समझ सकता हूँ कि वो लोग क्यों गए हैं। रोहित और अनिका चाहते थे कि अलेक्जेंडर के आखिरी दिनों में वो लोग एक परिवार बनकर अलेक्जेंडर को ज्यादा से ज्यादा खुशियां दें। शादी की तैयारी की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग सारी तैयारियां अच्छी तरह से निपटा लेंगे। मगर याद रहे कि आने वाले 20 दिनों तक उन लोगों को कोई डिस्टर्ब न करें। वहाँ रोहित और अनिका तीनों बच्चों के साथ साथ आशीष को भी अपने साथ ले गए थे। अनिका ने आशीष की ट्रीटमेंट शुरू कर दी थी। साइकोथेरेपी की मदद से अनिका जल्द से जल्द क्रिस्टोफर को आशीष की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देना चाहती थी। साइकोथेरेपी, काउंसलिंग और कुछ मेडिसिन की मदद से अनिका ने आशीष की ट्रीटमेंट शुरू कर दी थी। रोहित ने एक छोटा सा प्राइवेट चार्टर्ड प्लेन खरीद लिया था, जिसके अंदर सभी लोगों को बैठाकर पायलट अलेक्जेंडर की हर पसंद जगह पर पूरे परिवार को ले जाता। अलेक्जेंडर ने इच्छा दर्शाई थी कि वो समुद्र पर अपने परिवार के साथ एक बार जाएं। इसलिए दिल्ली से उड़ान भर के रोहित अलेक्जेंडर को सीधे अंडमान निकोबार आइसलैंड पर ले गया, जहां चारों तरफ समुद्र ही समुद्र नजर आता था। सफेद रेत पर चलती हुई रिया ने अलेक्जेंडर से कहा, मुझे भी तुम्हारी तरह समुद्र बहुत पसंद है। मैं जब भी समुद्र किनारे आती हूँ काफी रिलैक्स महसूस करती हूँ। और देखो, यहाँ भी सैंड भी काफी सफेद है। तभी अलेक्जेंडर ने रिया को डांट लगाते हुए कहा, अरे ये सैंड नहीं है, ये सी सेल्स है जो बिल्कुल सफेद है। ये आइलैंड सिर्फ इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पर हर तरफ सफेद सेल्स नजर आएंगे तुम्हें। ये सेल्स कैल्शियम के बने होते हैं और कैल्शियम दांतों के लिए अच्छा होता है और इसीलिए हमारे दांत भी बिल्कुल इन सेल्स की तरह सफेद होते हैं। नन्ही सी रिया को अलेक्जेंडर की समझदारी और उसके इंटेलिजेंट पर काफी प्राउड फील होने लगा था। अपनी आईब्रो ऊपर करते हुए रिया ने अलेक्जेंडर से कहा, अरे वाह, तुम तो काफी कुछ जानते हो इस दुनिया के बारे में। तभी नन्ही सी रिया के इस बात का जवाब देते हुए अलेक्जेंडर ने कहा, हाँ, और तुम्हें भी जानना चाहिए। मैं तो ये दुनिया छोड़कर कुछ दिनों में जाने वाला हूँ, मगर तुम्हें तो अभी बहुत साल जीना है इस दुनिया में, इसलिए मैं सारी बातें तुम्हें भी पता होनी चाहिए। इसलिए कहता हूँ, पढ़ाई पे ध्यान दो। अलेक्जेंडर ने ये बात काफी कैजुअली कही थी रिया से, मगर रिया ने जैसे ही अलेक्जेंडर की बात सुनी, रिया का चेहरा उतर गया।
रोहित और अनिका भी बच्चों के ठीक पीछे खड़े रहकर बच्चों की सारी बातें सुन रहे थे। तभी रोहित ने आगे बढ़कर अलेक्जेंडर से पूछा, अच्छा, आप बताओ कि तुम्हें कहाँ जाना है और कौन सी फरमाइश है तुम्हारी जिसे मैं पूरा कर सकता हूँ। अब से लेकर कुछ दिनों तक तुम मुझे अपना जिन समझो। तुम जो भी चाहोगे वो तुम्हारी सारी फरमाइश और सारी इच्छाएं मैं पूरी करूँगा। तभी अचानक अलेक्जेंडर की नज़र समुद्र में डुबकी लगा रहे एक बाप बेटे पर पड़ी। बेटा तैरते हुए बाप से कुछ दूर निकल गया था तो बाप ने बेटे का हाथ पकड़कर उसे पानी से बाहर खींचा और जोर जोर से बेटे के पिछवाड़े पर अपने हाथों से पिटाई करने लगा। बेटा दर्द के मारे जोर जोर से चीख रहा था। बेटे की चीख सुनकर अलेक्जेंडर की हंसी निकल गई। अलेक्जेंडर ने उस बाप बेटे की ओर इशारा करते हुए रोहित से कहा, मैंने कभी भी वो फीलिंग महसूस नहीं की जो इस वक्त वो बच्चा कर रहा है। क्रिस्टोफर पापा ने कभी मुझ पर हाथ नहीं उठाया। मैं जो चाहता वो चुपचाप लाकर मुझे दे देते थे। मुझे पता ही नहीं है कि पापा की मार क्या होती है। अलेक्जेंडर की ये बात सुनकर आर्यन ने अपनी नजरें झुका ली। आर्यन बचपन में जब भी रोहित की बात नहीं मानता था तब रोहित उसे काफी डांट फटकार लगाता था। तब आर्यन को ऐसा लगता था जैसे रोहित को आर्यन से प्यार ही नहीं था। मगर वक्त रहते आर्यन को भी इस बात का अंदाजा हो गया था कि रोहित सिर्फ इसलिए आर्यन को डांट फटकार लगाता था क्योंकि वह उसे बेहद प्यार करता था। आज अलेक्जेंडर के मुंह से ये बात सुनकर आर्यन भी अच्छी तरह समझ चुका था कि अलेक्जेंडर क्या मिस कर रहा था। मगर रोहित समझ नहीं पा रहा था कि बिना किसी कसूर के वो अलेक्जेंडर को किस बात को लेकर डांट फटकार लगाए। रोहित अलेक्जेंडर को दुनिया भर की खुशी देना चाहता था और ऐसे वक्त पर उसे डांटने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था। तभी अचानक रोहित के कानों पर नन्हे से रिया के रोने की आवाज पड़ी। जब रोहित और अनिका ने रिया की ओर देखा तब रिया अपने दोनों हाथों से अपनी आंखें मसलकर झूठ मूठ रोने का नाटक कर रही थी और अपने पांव पटक कर रोहित से कहने लगी, डैडी, अलेक्जेंडर ने मुझे बुद्धू कहा। वो कहता है कि मुझे तो कुछ भी नहीं पता। क्या सचमुच मैं बेवकूफ हूँ? रोहित ने अपनी नन्ही सी गुड़िया को अपनी गोद में उठा लिया और पूछा, नहीं नहीं, तुम बिल्कुल बेवकूफ नहीं हो। किसने कहा तुम्हें? नन्ही सी रिया ने झूठ मूठ रोते हुए अलेक्जेंडर की ओर इशारा करते हुए कहा, अलेक्जेंडर ने अभी अभी मुझे कहा कि मैं इस दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं जानती। मुझे गेम खेलने के अलावा कुछ भी नहीं आता। पापा, सच कहूँ तो जब आप नहीं होते तब अलेक्जेंडर और आर्यन मुझे बहुत परेशान करते हैं। प्लीज आप उन्हें डांटिए। अनिका और रोहित अच्छी तरह से समझ गए थे कि रिया क्या चाहती थी। अपने 6 साल के बच्चे को इतना समझदार देखकर रोहित और अनिका को यकीन नहीं हो रहा था कि भगवान ने उन्हें इतने प्यारे बच्चे उन्हें तोहफे के रूप में दिए थे। यहाँ रोहित और अनिका का परिवार हंसी खुशी समय बिता रहा था। वहाँ अंदर कमरे में कैद आशीष की आंखें रंग बदलने लगी थी। वहाँ समुद्र किनारे रिया की बात सुनकर आर्यन भी रिया की इशारा अच्छी तरह से समझ गया था। इसलिए आर्यन दौड़कर अलेक्जेंडर के पास आ गया और रोहित की ओर देखकर कहने लगा, अरे नहीं नहीं डैड, हमने रिया को कुछ नहीं कहा। हम तो सिर्फ रिया को सिर्फ इसलिए डांटते थे क्योंकि उसका पढ़ाई पर कुछ ध्यान ही नहीं है और देखो उसका नतीजा तो हम सबके सामने है। एग्जाम में भी बहुत कम मार्क्स आते हैं इसके। अब बाहर जाएगी तो उसे दुनिया के बारे में कुछ पता ही नहीं होगा। वैसे बेवकूफ रिया को मैंने नहीं, अलेक्जेंडर ने कहा था जब हम लंदन में थे। आर्यन की बात सुनकर अलेक्जेंडर हैरान हो गया और रोहित की तरफ देखकर कहने लगा, अरे नहीं नहीं, मैंने उसे बेवकूफ नहीं कहा, वो तो आर्यन कह रहा था। अलेक्जेंडर अच्छी तरह से जानता था कि रोहित तीनों बच्चों में सबसे ज्यादा रिया से प्यार करता था और रिया की बेइज्जती अगर कोई करे तो रोहित उसे छोड़ता भी नहीं था। दोनों भाई एक दूसरे पर इल्जाम लगाने की। तभी रोहित ने अचानक अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा, तुम दोनों अपनी बहन को इतना सताते हो, ये अच्छी बात नहीं है। अभी मजा चखाता हूँ। ये कहने के बाद रोहित दोनों बेटे के पिछवाड़े पर एक एक चपत लगाता रहा और दोनों बच्चे कूद कूद कर रोहित से कहने लगे, अरे नहीं डैड, मत मारिए हमें। आज के बाद कभी रिया को परेशान नहीं करेंगे। दोनों भाइयों को इस तरह मार खाते हुए देखकर रिया जोर जोर से हंसने लगी। दोनों बेटों की पिटाई पूरी होने के बाद आर्यन काफी हैरानी से रोहित को देखने लगा।
आर्यन जोर जोर से अपना पिछवाड़ा सहलाते हुए रोहित को गुस्से से देख रहा था। आर्यन को कहीं न कहीं लग रहा था कि रोहित ने जानबूझकर आर्यन की ज्यादा पिटाई की थी और अलेक्जेंडर को धीरे धीरे मारा था। रोहित आज भी आर्यन को लेकर काफी ब्लेस्ड लग रहा था। आर्यन को समझ नहीं आ रहा था कि रोहित ने झूठ मूठ आर्यन की पिटाई की थी या सचमुच बचपन का सारा गुस्सा वो अभी भी आर्यन पर उतार रहा था। आर्यन की हालत देखकर रिया को और ज्यादा हंसी आने लगी थी। रिया को हंसता हुआ देखकर अनिका भी अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पाई थी और नन्हे से आर्यन को देखकर अनिका भी जोर जोर से हंसने लगी। पूरे परिवार की हंसी की आवाज बीच से होते हुए वेकेशन हाउस में गूंजने लगी, जहां रोहित ने एक कमरे में आशीष को कैद करके रखा था। रोहित और अनिका आशीष को सिर्फ इसलिए अपने साथ लाए थे क्योंकि अनिका आशीष का इलाज कर रही थी, मगर रोहित ये भी अच्छी तरह से जानता था कि रोहित, अनिका और तीनों बच्चे इस वक्त अलेक्जेंडर के लिए एक ऐसा फैमिली एक्सपीरियंस खड़ा करना चाहते थे जिससे अलेक्जेंडर को ये अंदाजा भी न हो कि ये उसकी जिंदगी का आखिरी पड़ाव था। इसलिए ट्रीटमेंट का वक्त पूरा होने के बाद रोहित हमेशा ही आशीष को एक कमरे में लॉक कर दिया करता था। रोहित इस बात का रिस्क नहीं लेना चाहता था कि कभी भी आशीष के अंदर छिपा हुआ क्रिस्टोफर बाहर आ जाए और उसके हंसते खेलते परिवार को कोई नुकसान पहुंचाए। अपने कमरे में कैद आशीष के कानों पर रोहित के पूरे परिवार की हंसी की आवाज पड़ रही थी। तभी अचानक आईने के सामने खड़ा आशीष आईने में अपने आप को देखने लगा। धीरे धीरे आशीष की आंखों का रंग बदलने लगा। आशीष की आंखें लाल होने लगी थी। तभी अचानक आशीष ने आईने में अपने आप को देखते हुए भारी आवाज में कहा, मैं आ गया हूँ। तुमने मुझे मिस किया ही नहीं, मुझे भूल तो नहीं गए। मैं लौट आया हूँ, तुम्हारे सुख दुख का साथी, तुम्हारा क्रिस्टोफर। आईने में देख रहे आशीष की आंखों का रंग बदलने लगा। जब आशीष की आंखें पूरी तरह से लाल हो गई, तब अचानक ही गहरी आवाज में क्रिस्टोफर ने आशीष को देखते हुए कहा, तुम्हारे अंदर बसा तुम्हारा दोस्त वापस जाग गया है। आशीष को ऐसा लगने लगा था जैसे उसका शरीर फिर से दो हिस्सों में बट गया था। कई दिनों तक क्रिस्टोफर नजर नहीं आया था, मगर आज अचानक क्रिस्टोफर को अपने शरीर में देखकर आशीष को भी हैरानी हो रही थी। आईने में देख रहे आशीष को अगर कोई बच्चा देख ले तो वह डर के मारे कई दिनों तक सो न पाए। आशीष एक पल में कुछ और नजर आता था तो दूसरे ही पल कुछ और। वो अपने आप को साथ झगड़ रहा था। क्रिस्टोफर ने आशीष से कहा, क्या तुम जानते हो आज मैं क्यों आया हूँ? क्योंकि तुम डर गए हो। आशीष को समझ नहीं आ रहा था कि आज उसे किस बात का डर लग रहा था। क्रिस्टोफर ने आशीष को समझाते हुए कहा, तुम आज सिर्फ इसलिए डर रहे हो क्योंकि तुम रोहित से काफी जलते हो। तुम्हें डर है कि जो खुशियाँ रोहित को मिल रही है वो खुशी तुम कभी अपनी जिंदगी में पा सकोगे या नहीं। तुम्हें जलन हो रही है रोहित के परिवार को देखकर। तभी आशीष ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए क्रिस्टोफर से कहा, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं रोहित और अनिका का दोस्त हूँ, उनके बारे में अच्छा ही चाहता हूँ। उनके दुश्मन तो तुम हो, वो तुमसे नफरत करते हैं, मुझसे नहीं। आशीष की बात सुनकर क्रिस्टोफर जोर जोर से हंसने लगा। कुछ देर बाद अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए क्रिस्टोफर ने जोर से अपना एक हाथ अपनी जांघ पर मारा और कहा, वो मुझसे सिर्फ इसलिए नफरत करते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि मैं उन लोगों से ज्यादा पावरफुल हूँ, मैं ज्यादा शक्तिशाली हूँ। मैं जो भी कहता हूँ वो सच कहता हूँ, तुम्हारी तरह दोगला नहीं हूँ। तुम मन ही मन अनिका से प्यार करते हो। सच कहूँ तो तुम अनिका को रोहित के साथ देख भी नहीं सकते। उन दोनों के लिए मुझसे ज्यादा खतरनाक तुम हो। मैं तो सीधे ही अनिका को पाने के लिए अपनी शक्ति और अपने पावर का इस्तेमाल करता हूँ। मैं जानता हूँ कि इस बार मेरी हार हुई थी, मगर हर बार मेरी हार नहीं होगी। कोई तो दिन ऐसा आएगा जब रोहित मेरे सामने हार जाएगा और अनिका को मेरे आगे सर झुकाना होगा। क्रिस्टोफर की बात सुनकर आशीष ने क्रिस्टोफर से कहा, मगर ऐसा क्यों कर रहे हो तुम उसका पीछा छोड़ क्यों नहीं देते? तभी क्रिस्टोफर ने आशीष की बात का जवाब देते हुए कहा, कौन छुड़वाएगा मेरा पीछा उनसे? तुम छुड़वाओगे, डरपोक और कमजोर इंसान। तभी आशीष ने फिर से अपनी आवाज ऊंची करते हुए क्रिस्टोफर से कहा, मैं नहीं, मगर अनिका तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए मार देने वाली है। अब बस कुछ ही दिन रह गए हैं, उसके साथ तुम हमेशा हमेशा के लिए
हम सबकी ज़िंदगी से बाहर चले जाओगे। शायद तुम नहीं जानते, मगर अनिका मेरी ट्रीटमेंट कर रही है और इसीलिए पिछले कई दिनों से तुम मेरे ही अंदर छुपकर बैठे हो। अनिका मेरा इलाज कर रही है। तुम मेरे शरीर को वो बीमारी हो जिसे अनिका कुछ ही दिनों में मुझसे दूर कर देगी। तुम हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सो जाओगे। आशीष की बातें सुनकर क्रिस्टोफर की आंखों में जुनून नजर आने लगा था। फिर अचानक ही एक लंबी दहाड़ लगाते हुए क्रिस्टोफर ने आशीष से कहा, अगर ये बात है तो फिर मैं अभी के अभी उनके हंसते खेलते परिवार को बर्बाद कर दूंगा। अगर वो लोग ही नहीं रहेंगे तो मुझे मारने के लिए तुम्हारे मन में गलत ख्याल डालने वाला भी कोई नहीं बचेगा। और ये मत भूलो कि अगर मैं हूँ तभी तुम हो, मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं हो। मैं अभी चलकर उसकी दुनिया उजाड़ देता हूँ तुम्हारी आंखों के सामने। जैसे ही आशीष को ये कहकर क्रिस्टोफर ने दरवाजे की ओर अपने कदम आगे बढ़ाए, अचानक ही क्रिस्टोफर के एक हाथ ने उसके दूसरे हाथ को रोक लिया। आशीष का शरीर दो हिस्सों में बट गया था। ऐसा लग रहा था कि आशीष फिर से अपने ही साथ लड़ाई करने वाला था। क्रिस्टोफर को रोकने के लिए आशीष को अपने आप को रोकना बहुत जरूरी था। आशीष ने क्रिस्टोफर से कहा, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। अनिका और रोहित की जिंदगी से तुम्हें दूर रहना होगा। तभी क्रिस्टोफर ने आशीष को जमीन पर पछाड़ते हुए कहा, अबे तू डरपोक है, मगर मैं नहीं। मुझे मारने के बारे में भी कैसे सोच सकते हैं वो लोग। आज ही उन्हें इस हरकत की कीमत चुकानी होगी। जैसे ही क्रिस्टोफर जमीन से उठकर दरवाजे की ओर अपने कदम आगे बढ़ाने लगा, अचानक ही क्रिस्टोफर फिर से जमीन पर गिर गया। इस बार दोनों हाथों से अपना ही गला पकड़ते हुए आशीष ने क्रिस्टोफर से कहा, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। अब अगर तुमने उन लोगों के परिवार की ओर एक भी कदम आगे बढ़ाया तो यहीं पर मैं तुम्हारी सांसें हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। क्रिस्टोफर तड़पते हुए आशीष से कहने लगा, अगर उन्होंने मुझे मार दिया तो ये समझ लेना कि तुम भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाओगे। आशीष ने इस बार अपनी आवाज बढ़ाते हुए कहा, मुझे कोई परवाह नहीं पड़ता, मगर मेरे मरने से तुम अनिका और रोहित की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाने वाले हो तो मुझे मेरी मौत मंजूर है। मगर अब मैं तुम्हें अपनी जिंदगी और दूसरों की जिंदगी खराब करने का मौका नहीं दूंगा। कुछ देर तक आशीष अपने ही शरीर के साथ लड़ता रहा। काफी देर तक लड़ने के बाद आशीष बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। कुछ देर बाद जब आशीष की आंखें खुली तो आशीष ने धीरे से अपने पैरों पर खड़े होते हुए अपने आप को आईने में देखा। जब आशीष ने गौर से अपनी आंखों को देखा तो आशीष की आंखें काफी नॉर्मल लग रही थीं। कुछ देर तक आशीष अपने आप को आईने में देखता रहा। अब क्रिस्टोफर कहीं नजर नहीं आ रहा था। ये जिंदगी में पहली बार था जब आशीष ने क्रिस्टोफर को हराया था। आशीष समझ चुका था कि अनिका के ट्रीटमेंट और उसकी दवाइयों का ही असर था। जब जिंदगी में पहली बार आशीष ने क्रिस्टोफर को हराया था, अब आशीष को इस बात का यकीन हो गया था कि कुछ ही दिनों में क्रिस्टोफर हमेशा हमेशा के लिए उसकी जिंदगी से दूर हो जाएगा। वहाँ अगले कुछ दिनों तक रोहित अपने जहाज में अपने पूरे परिवार को लेकर इंडिया और आसपास के देशों में घूमता रहा। अलेक्जेंडर का जो जी चाहता रोहित उसके सामने हाजिर कर देता। रोहित और अनिका का पूरा परिवार एक साथ 20 दिनों तक काफी खुशी खुशी यहाँ से वहाँ घूम रहे थे। अलेक्जेंडर के साथ साथ आर्यन और रिया को भी लग रहा था जैसे ये वक्त कभी भी खत्म ही नहीं होने चाहिए। रोहित और अनिका भी बच्चों को देखकर इतने खुश हो रहे थे मानो वो लोग भूल ही चुके थे कि अलेक्जेंडर बस अब कुछ ही दिनों का मेहमान था। बिजनेस टाइकून रोहित मारवा को आज पता चला था कि असली जिंदगी के मायने क्या होते हैं। अनिका रोहित की जिंदगी में आई, उससे पहले रोहित की जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद था, मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को नंबर 1 पोजीशन पर पहुंचाना और उसके बाद उसे वही पोजीशन पर टिकाए रहना। मगर आज रोहित को इस बात का यकीन हो गया था कि एक इंसान पावर और पैसा तो हासिल कर सकता था, मगर खुशियां उसे पावर और पैसों से नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार से हासिल हो सकती थी। पिछले 20 दिनों में रोहित ने जो जिंदगी महसूस की थी, उस जिंदगी के लिए रोहित अपनी तमाम दौलत और तमाम पावर कुर्बान करने के लिए भी तैयार था। देखते ही देखते 26 तारीख का सूरज उगा। अनिका और रोहित तीनों बच्चों के साथ दिल्ली ओल्ड एयरपोर्ट पर चार्टर्ड प्लेन में लैंड हुई और अनिका जैसे ही फ्लाइट से बाहर निकली, अनिका ने देखा कि आकाश और श्रेया पहले से रनवे पर उसका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही अनिका श्रेया के पास आई, श्रेया ने अनिका को गले लगा लिया और फिर धीरे से कार में बिठाते हुए कहा,
अब जल्दी करो, 2 घंटे में तुम्हारी शादी है, काफी तैयारियां करनी है। इससे पहले कि अनिका कुछ कह पाती या रिएक्ट कर पाती, श्रेया और आकाश अनिका को कार में बिठाकर वहां से चले गए। इससे पहले कि रोहित इस बात पर कुछ रिएक्ट कर पाता, अचानक ही रोहित को अपने आसपास सनी, भूमिका और धीरज खड़े नजर आए। तीनों ने रोहित को पकड़ लिया और कहा, अरे तुम तो कमाल करते हो, हमें तो लगा तुम आज भी नहीं आओगे। आज तुम्हारी शादी है रोहित, तुम ये कैसे कर सकते हो? रोहित ने हैरान होकर भूमिका की ओर देखकर पूछा, क्या शादी आज है? रोहित की यह बात सुनकर उनके आसपास खड़े बाकी सारे लोग हैरानी से रोहित को देखने लगे। रोहित ने हैरानी से भूमिका की ओर देखते हुए कहा, मुझे लगा कल है शादी। भूमिका ने अपना एक हाथ अपने सर पर मारते हुए रोहित से कहा, ओहो रोहित प्लीज यार ऐसा मत करो, इतने बड़े बिजनेस टाइकून हो तुम, कभी अपने बिजनेस मीटिंग के बारे में कुछ भूलते हो क्या? आज इतनी इम्पोर्टेंट तारीख तुम कैसे भूल सकते हो? शादी आज ही है और अगले 2 घंटे में तुम्हारी शादी है। पूरा शहर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुम जानते भी हो कि तुम दोनों की शादी के लिए लोगों ने कितनी मेहनत की है, पूरे शहर में कितनी तैयारियां हुई हैं। पिछले 1 हफ्ते से मेहमानों को संभाल कर हम लोग भी थक चुके हैं, और तुम हो कि यहाँ पर आने के बाद कह रहे हो कि शादी आज है या कल। सन्नी ने भी रोहित के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, ब्रदर तुम्हें शायद पता नहीं है कि पिछले 10 दिनों से मैंने अपने मोबाइल को हाथ तक नहीं लगाया। अब सोचो मैंने तुम्हारी शादी के लिए कितनी मेहनत की होगी। रोहित ने सनी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, सचमुच तब तो तुमने बहुत मेहनत की होगी। चलो तुमसे वादा करता हूँ कि मेरी शादी के रिटर्न गिफ्ट में मैं तुम्हें दुनिया का सबसे बेहतरीन गेमिंग टैबलेट गिफ्ट करूंगा। जैसे ही रोहित के मुंह से सनी ने ये बात सुनी, सनी ने रोहित की पीठ थपथपाते हुए कहा, अरे यार भाई हो तो ऐसा, बस तुम तो मुझे आज रुलाकर ही मानोगे। धीरज ने रोहित को अपनी कार में बिठाया और बच्चों के साथ सभी को होटल पैराडाइज इंटरनेशनल दिल्ली में ले गया। होटल के सारे कमरे मारवा खानदान के गेस्ट के लिए रिजर्व कर दिए गए थे। अनिका और रोहित के लिए भी होटल के सबसे शानदार स्वीट रिजर्व किए गए थे। अनिका के स्वीट में अनिका को श्रेया उसका वेडिंग गाउन दिखा रही थी। इंडियन और वेस्टर्न फ्यूजन से तैयार किया हुआ अनिका का ये ड्रेस जब श्रेया ने अनिका को दिखाया था, तब अनिका ने सिर्फ एक बार उस ड्रेस को देखा और श्रेया से कहा, अरे श्रेया तुम्हें पता तो है कि मुझे इन सब चीज़ों में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तुमने सिलेक्ट किया है तो ठीक ही होगा, अब इसमें ज़्यादा सोचने वाली बात क्या है? तभी श्रेया ने उस ड्रेस को डिजाइनर को सौंपते हुए कहा, अरे तुम जानती भी हो ये हमारे देश की सबसे बड़ी डिजाइनर है, कितनी बिजी रहती हैं। मैंने इसे खास तौर पर तुम्हारे लिए खास ड्रेस बनाने के लिए कहा था, और तुम हो कि अच्छी तरह से एक बार देख भी नहीं रही ड्रेस को। अनिका रेस्टिंग टेबल के सामने बैठी। श्रेया ने एक मेकअप स्टाइलिस्ट और हेयर स्टाइलिस्ट को भी तैयार रखा था, जो अनिका को तैयार करने में बिजी थी। हेयर स्टाइलिस्ट और मेकअप स्टाइलिस्ट दोनों देश और दुनिया के टॉप फैशन शो की सबसे महंगी स्टाइलिस्ट थे। उनकी प्राइवेट सर्विस अफोर्ड कर पाना तो बड़े बड़े बिजनेस टाइकून और बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स के बस में भी नहीं था। मगर आज खास तौर पर श्रेया ने सभी लोगों को सिर्फ और सिर्फ अनिका के लिए बुक करके रखा था। मेकअप स्टाइलिस्ट ने अनिका के चेहरे की ओर देखकर श्रेया से कहा, सच कहूँ तो इन्हें मेकअप की कोई जरूरत नहीं है, ये तो वैसे ही इतनी खूबसूरत हैं कि अगर शादी का जोड़ा पहनकर बस शादी के मंडप में बैठ जाएं तो लोग इनके दीवाने हो जाएंगे। जैसे ही अनिका ने उस मेकअप आर्टिस्ट की ये बात सुनी, अनिका ने श्रेया की ओर देखकर कहा, लो हो गए तुम्हारे पैसे बर्बाद। श्रेया ने अनिका का मुंह सीधा करते हुए उस मेकअप आर्टिस्ट से कहा, आप प्लीज इसे तैयार कीजिए, आज इसे इस तरह तैयार कीजिए कि पूरा का पूरा शहर इसे देखता ही रह जाए। कुछ देर तक जब उस मेकअप आर्टिस्ट ने अनिका का मेकअप किया तो मेकअप आर्टिस्ट का ब्रश अनिका के गालों पर लगते ही अनिका को गुदगुदी सी महसूस होने लगी। कुछ ही पलों में अनिका गहरी नींद में सो गई। जब अनिका ने अपनी आंखें खोली तो अनिका ने जो नजारा अपने सामने पड़े आईने में देखा, वो देखकर खुद अनिका चौंक गई। जो लड़की बिना मेकअप के किसी मिस यूनिवर्स से कम नहीं लगती थी, उस लड़की का जब मेकअप किया गया तो कमरे में मौजूद सारी लड़कियां अनिका को देखती रह गई। श्रेया ने जब अनिका को शादी के जोड़े में तैयार किया तो आसपास खड़े लोगों के होश उड़ गए। उन सारी लड़कियों ने अनिका को तैयार किया और जैसे ही कमरे से बाहर निकले
उसे होटल के लॉबी में बने मंडप की ओर ले जाने लगे तो अनिका को देखकर सारे मेहमानों के होश उड़ गए। शायद उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में अनिका से ब्यूटीफुल दुल्हन कभी नहीं देखी थी। चिराग मेहता और अब्दुल ने तीनों बच्चों को भी खुद तैयार किया था। अनिका अपने तीनों बच्चों के साथ शादी के मंडप की ओर आगे बढ़ने लगी। जब अनिका शादी के मंडप में आई तब करण कुछ देर तक अपनी बेटी को देखते ही रह गए। वक्त आ गया था जब करण को अपनी बेटी का हाथ हमेशा हमेशा के लिए रोहित को सौंपना था। तभी मंडप में बैठे पंडित ने करण से कहा, कन्यादान करने का वक्त आ गया है, दुल्हा दुल्हन को मंडप में बैठाया जाए। शादी की तैयारी में किसी भी तरह की कोई कसर बाकी नहीं रखी गई थी। हॉल के डेकोरेशन से लेकर खाने पीने की व्यवस्था तक और मेहमानों के स्वागत के इंतजाम तक हर चीज को इस तरह से अरेंज किया गया था कि देश और विदेश से आने वाले मेहमान मारवा खानदान और गुलेरिया खानदान की मेहमान नवाजी को देखकर इतने शौक हो गए थे कि उन्होंने अपनी जिंदगी में इस तरह की मेहमान नवाजी कभी भी एक्सपीरियंस नहीं की थी। होटल पैराडाइज इंटरनेशनल के आसपास के 5 किलोमीटर के शहर को लाइटिंग और फूलों से सजा दिया गया था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा का पूरा दिल्ली शहर किसी महोत्सव के रंग में रंग गया था। जिन लोगों को शादी में बुलाया नहीं गया था वैसे हजारों लोग होटल पैराडाइज इंटरनेशनल के आसपास आकर बैकग्राउंड में की गई डेकोरेशन में अपनी सेल्फीज और अपने फोटोग्राफ्स खिंचवा रहे थे। इस तरह की रॉयल वेडिंग कभी भी इससे पहले देश में एक्सपीरियंस नहीं की गई थी। रोहित और अनिका की शादी में शारीरिक होने के लिए कई लोग आए थे। एनटीटी कंपनी की ऑनर रेखा मूर्ति, दुनिया के सबसे ज्यादा पावरफुल लोगों में से एक शामिल कैलाश अधिकारी, देश विदेश के फॉरेन और एक्सटर्नल मिनिस्टर, शहर के एमएलए, एमपी, देश भर के टॉप बिजनेस टाइकून, बॉलीवुड के चमकते सितारे, देश विदेश से आए डांसर और म्यूजिशियन की एक लंबी परेड को देखने के लिए लोग बेताब हो रहे थे। डेकोरेशन में की गई रोशनी के साथ साथ चमकते हुए सितारों की एंट्री पर लोगों की भीड़ और तालियों ने एक ऐसा एटमॉस्फेयर खड़ा कर दिया था जिसे देखते ही बनता था। इन सारे मेहमानों ने एक ऐसे मेहमान की एंट्री हुई जिसे देखकर खुद सारे मिनिस्टर भी शॉक हो गए थे। फ्रांस की रानी आलिशा भी रोहित और अनिका की शादी में शिद्दत देने आ पहुंची थी। रानी आलिशा अपनी छोटी बेटी प्रिंसेस लतिका के साथ जब हेलीकॉप्टर से उतरी तो सारे फॉरेन डिप्लोमेट्स और मिनिस्टर दौड़कर उनका स्वागत करने पहुंचे। शादी में दो तरह के लोग आ पहुंचे थे। एक तरफ ऐसे लोग थे जो दुनिया के सबसे ज्यादा पावरफुल थे और जो लोग एक दूसरे को जताना चाहते थे कि पावरफुल लोगों की लिस्ट में सबसे ऊपर उन्हीं का नाम है, और दूसरी तरफ वो लोग थे जिस इस मौके का फायदा उठाकर पावरफुल लोगों की गुड बुक्स में अपना नंबर बढ़ाना चाहते थे। पावर के डिस्प्ले और चापलूसी की टैलेंट दिखाने में सभी लोग इतने बिजी हो गए थे कि रोहित और अनिका की शादी पावर वेट दिखाने का एक अखाड़ा बन गई थी। हर गुजरते वक्त के साथ म्यूजिक और परफॉर्मर्स का जोश भी बढ़ने लगा था। आसमान में आतिशबाजियां रुकने का नाम नहीं ले रही थी। दिल्ली शहर के ऊपर से गुजरने वाली फ्लाइट के पैसेंजर जब अपनी खिड़कियों से इस नज़ारे को देख रहे होंगे तब उन्हें भी एक ऐसे नज़ारे का अनुभव जरूर होता होगा जो उन्होंने जिंदगी में इससे पहले कभी नहीं देखा होगा। वहां मंडप के पास जब करण ने नम आंखों से अपनी अनिका का हाथ रोहित के हाथ में सौंपा तब रोहित की ओर देखकर करण ने कहा, मेरी बेटी को कभी कोई दुख मत पहुंचाना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। करण की ये बात सुनकर आसपास खड़े सभी लोग इस बात को मजाक में लेकर हंसने लगे, मगर सिर्फ करण ही अच्छी तरह से जानते थे कि अभी अभी उन्होंने रोहित से जो बात कही थी वो मजाक में नहीं कही थी। वो सचमुच अपनी बेटी को दुख देने वाले को ऐसा सबक सिखाते हैं जो वो जिंदगी भर याद रखे। करण के लिए अनिका के लिए जो फीलिंग थी वैसी ही कुछ फीलिंग रोहित के मन में अपनी नन्ही सी बेटी रिया के लिए थी। जब करण ने प्यार भरी धमकी रोहित को सुनाई तब रोहित ने भी अलेक्जेंडर और आर्यन की ओर देखकर कहा, देखा तुमने, एक बाप अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकता है। अब तुम लोग भी जरा सोच लेना कि अगर मेरी बेटी को दुख पहुंचाने की कोशिश की तो मैं तुम दोनों का क्या हाल करूंगा। रोहित की ये बात सुनकर आर्यन को वो पिटाई याद आ गई जो रोहित ने कुछ ही दिन पहले आर्यन और अलेक्जेंडर की थी। वैसे तो ये बात आर्यन और अलेक्जेंडर दोनों अच्छी तरह से जानते थे कि रोहित अगर तीनों बच्चों में सबसे ज्यादा किसी से प्यार करता था
तो वो सिर्फ रिया से करता था। इसलिए आज उनके नाना जी जिस तरह से उनके डैड के साथ बात कर रहे थे, वो बात उन्हें बिल्कुल जस्टिफाइड लग रही थी। आखिर नन्ही सी उम्र में उन दोनों भाइयों को ये पता चल ही गया था कि एक बाप के लिए हमेशा ही उसकी बेटी उसके बेटे से ज्यादा करीब रहती है। शादी में हर तरफ खुशी का माहौल छाया हुआ था। मारवा खानदान गुलेरिया खानदान की पर्सनल सिक्योरिटी के साथ साथ पुलिस का बंदोबस्त भी इतना सख्त किया गया था कि ऐसा लग रहा था जैसे होटल पैराडाइज इंटरनेशनल एक मिलिट्री की छावनी में बदल गया था। एक तरफ जहां मर्दों में पावर डिस्प्ले का ये खेल चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ औरतों में एक अलग ही जंग छिड़ी हुई थी कि किसने सबसे ज्यादा खूबसूरत और महंगी ज्वेलरी पहनी थी। रोहित और अनिका की शादी में आई हुई औरतें और लड़कियां सारी की सारी काफी अमीर खानदान से ताल्लुक रखती थी। उनमें से कुछ औरतें तो ऐसी थीं जिनकी जिंदगी का मकसद सिर्फ एक था कि वो ऐसी हाई प्रोफाइल फंक्शन को अटेंड करें और अपनी ज्वेलरी की नुमाइश करें। मगर वहां बैठी सारी औरतों की नज़र जब अनिका ने पहनी हुई ज्वेलरी पर पड़ी तो उनकी आंखें दंग रह गई। खुद फ्रांस की रानी आलिसा ने जब अनिका के गले में चमकता हुआ हीरे का हार देखा तो वो खुद भी दंग रह गई थी। ये वही हीरे थे जो कुछ साल पहले खुद रानी आलिसा ऑक्शन में नहीं खरीद पाई थी। अनिका के शरीर पर इस तरह के जेवर देखकर लोगों को इस बात का अंदाजा हो गया था कि ये कोई ऐसी वैसी ज्वेलरी नहीं थी जिसे सेविंग के पैसों से खरीदा जाए। अनिका ने गले में जो हीरे का हार पहन रखा था, उस हार को अगर बेच दिया जाए तो यूरोप का एक छोटा मोटा गांव खरीदा जा सकता था। कुछ लोग बस शादी में हुए खर्च का हिसाब जोड़ने में लग गए। शादी एक तरफ, शादी में होने वाले इंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स एक तरफ, और कुछ लोग बस किसी कोने में खड़े हुए अपने ड्रिंक्स एंजॉय करते हुए सिर्फ ये डिस्कशन कर रहे थे कि शादी में कितना खर्च हुआ होगा। सारे लोग अपने फोन में कैलकुलेटर निकालकर हर चीज की कीमत तय करने लगे। मगर जब भी कोई एक शादी में हुए कुल खर्च तक पहुंचने की कोशिश करता तो उसे गिना देता कि अभी तुमने वो वाला खर्च तो गिना ही नहीं। मगर कुल मिलाकर वो लोग भी अच्छी तरह से समझ गए थे कि रोहित और अनिका की शादी में जो खर्च हुआ था वो खर्च इस देश में अभी किसी शादी पर नहीं किया गया होगा। आखिर देश के सबसे बड़े दो अमीर खानदानों के बीच रिश्ता हो रहा था। पंडित जी मंडप में मंत्र पढ़ना शुरू कर चुके थे। शादी का माहौल पूरी तरह से सेट था। सभी लोग अपनी अपनी एक्टिविटीज में जुड़े हुए थे। छोटे बच्चे यहाँ से वहाँ दौड़ लगाकर अपने ही मस्ती में मस्त थे। कुछ लड़के शादी में आई अपनी उम्र की लड़कियों के साथ दोस्ती बढ़ाने में बिजी थे, तो कुछ बुजुर्ग नौ जोड़ों को आशीर्वाद देने में बिजी थे। कहीं कोई बिजनेस मीटिंग चल रही थी तो कहीं कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की बात चल रही थी। शादी का माहौल गरमाया हुआ था। आकाश और श्रेया की आंखों में आंसू थे। उन्होंने भले ही अनिका के साथ बेहद कम वक्त गुजारा था, मगर दोनों को अनिका से काफी हमदर्दी और फीलिंग थी। आकाश की जिंदगी में जो बहन अभी कुछ महीनों पहले आई थी, वो आकाश की जिंदगी में एक बहन की कमी को पूरा कर चुकी थी और आज वही बहन विदा होने वाली थी। व्हील चेयर पर बैठे करण ने अपनी इमोशंस को संभाल कर रखा था। करण अपनी बेटी की शादी में अपने इमोशंस को कंट्रोल करने में जुटे थे। तभी लोग उनके पास आकर उनसे जान पहचान बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। करण उन सब से कहना चाहते थे कि वो अब उनकी जिंदगी के इस प्राइवेट पल में उन्हें अकेला छोड़ दे, मगर एक पब्लिक फिगर होने का ये एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज था। शादी में जहां सभी लोग अपनी अपनी मस्तियों में और अपने अपने काम में मगन थे, तभी रानी आलिसा काफी अस्वस्थ नजर आ रही थी। वो बार बार हॉल की मेन एंट्रेंस की ओर देखकर अपनी घड़ी की ओर देखती थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी का इंतजार कर रही थी।